Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all on behalf of Pakistan Academy of Family Physicians. I recite some verses from Holy Quran. Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही स्पेसिफिक भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। हम लोग खाने में वैसे तो हर चीज देखते हैं, लेकिन कभी इस चीज को नहीं देखा कि हम जो खा रहे हैं क्या उसमें फाइबर भी मौजूद है कि नहीं, और ये फाइबर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी सेहत के लिए, हमारे हाइपरटेंशन के लिए, हमारे गुर्दों के लिए, हमारे जहन के लिए, हमारी हर उस चीज के लिए जो हमें आगे लेके बढ़ती है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये एक वो हिस्सा है जो हमने हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं। आज इसी पर जो है हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है। लेक्चर तो नहीं, ये क्लासरूम है जिसमें हमें ये बताया जाएगा और हम ये पढ़ेंगे और हम ये खुद भी जो है इसमें हिस्सा डालेंगे कि ये फाइबर कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगियों के लिए। बच्चे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके बूढ़े तक कितना जरूरी है कि हम ये चीज लेते भी हैं कि नहीं लेते, लेते हैं तो किस मिकदार में लेते हैं। और इसके लिए मैं अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बहुत अच्छे टीचर डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब से कहूँगा कि वो स्टेज पर आए और अपने लोगों को वो चीज बताएं, और अपने ग्रुप जो है वो उन्हें जो है वो जो कुछ भी वो तकवीज करेंगे वो उसमें अपना अपना हिस्सा डालेंगे। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब प्लीज कम। Thank you very much, Abu Saab, or Assalamu alaikum everybody present in the hall and also online. We are now moving towards our probably fourth session, which is on fiber and gut health. So worksheets have been distributed, and who would want to come over for the first module? Task sheet number 1. आप सबने देख लिया। इसके लिए कौन आना चाहेगा प्रेजेंटेशन के लिए? कर्नल साहब आप आएंगे? जी हाँ जी, कर्नल डॉक्टर रफीक साहब तशरीफ लाएंगे और ये जो हमारा पहला टास्क शीट है ग्रुप 1 की, उसके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। उन्होंने किया है मेरा तो था जवेद लाने आना था, वो आया नहीं है तो मैं कर लेता, कोई बात। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो 4 क्वेश्चन है शुरू वाले, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइबर। फाइबर सिंपली डिफाइन करना है कि ये होता क्या है। सारों को दे देता है। और दूसरे ग्रुप के लिए आप नजर मार रहे हो तो आप समस्या वापस में चाहिए दूसरे ग्रुप के साहब आप तीसरे ग्रुप को देख लीजिएगा। तो टास्क शीट है ना, तीसरे ग्रुप के लिए आप देख लीजिए, ठीक है। काम तैयार है, टास्क शीट आप देख ले, आप देख लीजिए। फाइबर is simply a carbohydrate which is of plant origin.
and it is not digested by the gut. That is fiber. It is a carbohydrate which is of plant origin and not digested by the gut. This is the definition of fiber. The next question. What is the different types of fiber? Two types of fiber, soluble fiber, insoluble. गट में होते हैं और जो पानी में soluble है वो soluble fiber है, जो नहीं soluble वो जाहिर है insoluble है. These are two types of fiber. और ये भी सारे plant origin में होते हैं. Can human digest fiber? Human gut cannot digest fiber. ये पास ऑन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो माइक्रोब्स है, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है हमारी गट के 100 ट्रिलियन है, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है, वहां जाके ये उनकी खुराक बनती है, जो फाइबर है. दैट इज एक्चुअली द डाइट ऑफ दोज माइक्रोब्स विल हेल्प अस फॉर अदर फंक्शन, जैसे वेट कंट्रोल, कंट्रोल द शुगर लेवल, टू कंट्रोल द वेरियस डिजीजेस. तो ये उनकी खुराक है. एंजाइम कौन सा है जो इनको हेल्प करता है? अमाइलेज इज द मेन एंजाइम. व्हाट पार्ट ऑफ द गट माइक्रोब प्रेफर टू लिव इन एंड व्हाई? लार्ज गट में ये ज्यादा पाए जाते हैं. दे आर मोस्टली फाउंड इन द लार्ज गट. दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. Thank you जी दारा साहब, और साहब के लिए भी राउंड ऑफ अप्लॉज for that attempt. सिकम, ठीक ठीक है. आसिफ, so let's wrap up quickly the previous module, and let's take a few steps back so we are able to take a giant leap. So in our previous episode we concluded what is the role of fructose and processed food in causing the metabolic diseases. हमने ये देखा कि फ्रुक्टोज का क्या रोल है और प्रोसेस्ड फूड का क्या रोल है इन काजिंग द मेटाबॉलिक डिजीजेस. फिर हमने ये देखा कि फ्रुक्टोज एंड अल्कोहल आर मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर इन द सेम वे. फ्रुक्टोज भी और अल्कोहल भी. ओवरऑल द अल्कोहल इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ फ्रुक्टोज which is initiated by the yeast. अल्कोहल कैसे बनती है? आपके फ्रुक्टोज को यीस्ट जो है वो पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का करते हैं एंड दैट कन्वर्ट्स इट इनटू अल्कोहल. व्हाइल इन द केस ऑफ फ्रुक्टोज और शुगर वी डू आवर ओन. यहाँ पे यीस्ट की जरूरत नहीं होती. बस इसके अलावा जब लिवर में जाती हैं दोनों चीजें तो आगे लिवर टेक्स बोथ ऑफ देम एज द सेम. So before 1980, if someone comes to the clinic with fatty liver disease, it was 110% sure that he is an alcoholic before 1980. But now 40 to 45% of the adult population and 25% of the kid population is living on the surface of the earth with fatty liver disease. Our children are getting the diseases of adults. Our children are getting the diseases of alcohol, yet they don't consume it. What they consume instead is fructose, which is present in their drinks, soft drinks, juices, and fast food. Then we had a definition of processed and healthy food. I told you one liner. The healthy food is high fiber,
low carb food, while your processed food is high carb, low fiber. उसमें से फाइबर निकाल लिया जाता है, और वो फाइबर क्यों निकाला जाता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। फिर हमने ये डिस्कस किया कि एडिक्टिव, any person who says that I have a sweet tooth, this is the sugar addiction until proved otherwise. फिर हमने क्या किया कि हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन हमने क्या निकाला, जहां पे हमने पिछली दफा छोड़ा था कि प्रोटेक्ट द लिवर एंड फीड द गट। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी पिछले सेशन की। ऑलवेज रिमेंबर द फूड विच डज द बोथ, दैट इट प्रोटेक्ट्स द लिवर फ्रॉम शुगर एंड फीड्स द गट विद फाइबर। दिस इज द रियल फूड or healthy food. Which food does nothing of both of these? This is poison. And the food which does one or the other, but not the both, that is in between, poison and healthy food. Okay? जिस फूड से ये दोनों काम होंगे, that is healthy food. जिससे दोनों में से एक भी नहीं होगा, that is poison. और अगर एक होता है दोनों में से तो दैट इज इन बिटवीन। क्लियर होगी जी बात? सो नाउ ऑनवर्ड वी टेक फ्रॉम दिस पार्ट, फीड द गट विद फाइबर। पहला पार्ट हमने कर लिया था कि हमने लिवर को ऑनस्लॉट इफेक्ट्स जो है शुगर के उससे बचाना। नाउ वर्कशीट नंबर 1, सेक्शन 1, व्हाट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ फाइबर? Parts of plant foods which cannot be digested or absorbed in a human body. Plant based होते हैं, carbs होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, but they are not digested or absorbed in the human body. So this is the simplest sort of definition. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 था, can humans digest fiber? If yes, what enzymes in our body are involved in digestion of the fiber? इसका जवाब आया सीरम एमाइलेज। How many you are convinced that with that answer? No? What's your argument? मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यस व्हाट एंजाइम्स इन आवर बॉडी इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन ऑफ फाइबर। अगर आपका जवाब हाँ में है तो उन एंजाइम्स का नाम बताइए जो कि फाइबर को डाइजेस्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली नो ह्यूमन ऑन दिस अर्थ एनी ऑफ द एंजाइम टू डाइजेस्ट द फाइबर, बट माइक्रोबायोम्स है। इंसान के अंदर कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि फाइबर को डाइजेस्ट कर दे। रीजन बीइंग, ना तो ये डाइजेस्टेबल है ना एब्जॉर्बेबल है। सो दिस इज नॉट द फूड मेंट फॉर यू, दिस इज द फूड फॉर योर गट माइक्रोबायोम व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन। ये फूड आपके लिए है ही नहीं, तो कुदरत ने आपके अंदर एंजाइम भी नहीं रखा। दिस इज फॉर योर गट माइक्रोब। ठीक हो गया जी? इसमें नहीं है, अभी हम स्टिल इसमें जरा कन्फाइंड रहे। बॉडी के अंदर, इन ह्यूमन बॉडी में फाइबर डाइजेस्ट करने का कोई एंजाइम नहीं है। ठीक हो गया जी? अब अगला था जी क्वेश्चन नंबर 2। अब ये तीसरे का जवाब आ गया और पहले का जवाब आ गया, डेफिनेशन भी आ गई और एंजाइम्स का भी हमने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सो ये एक बिग कॉन्सेप्ट है, अगर हम शुरू में समझ लेंगे तो आसानी होगी। और यहाँ पे मैं मियां साहब को दावत दूंगा, वो आपको इस फिश नेट का जो असूल है वो बड़ी आसानी से समझाएंगे। 2 तरह के फाइबर्स हैं, 2 टाइप्स हैं, सॉल्युबल, उसकी एग्जांपल 3 हमने नीचे लिखी हुई है।
इसी तरह इनसॉल्युबल फाइबर है, उसकी भी 3 एग्जांपल लिखी हुई है। दे बोथ आर नेसेसरी टू बी यूज्ड बाय द ह्यूमंस। ये दोनों जरूरी है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल। और ये जो फिश नेट का असूल है, मियां साहब से दरख्वास्त है सर आप आके 2 मिनट के लिए ये समझा दें, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जैसे चौधरी साहब ने बताया कि फाइबर का रोल क्या है, कि आपकी जो गट की प्रोटेक्टिव लेयर्स है, जो फाइबर करता क्या है एक्चुअली देखना ये है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर बनती है उसमें दो दो तरह से बनती है। जो आपका इनसॉल्युबल फाइबर है वो फिश नेट बनाता है, और जो सॉल्युबल है जैसे ये दरमियान में जो जगह खाली है उसको जो सॉल्युबल फाइबर है वो इसको फिल करता है, और ये एक पूरी लेयर बन जाती है जो कि आपके टॉक्सिन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। अच्छा, पिछली दफा ना बड़ा जो था चो साहब ने एक बड़ी खूबसूरत तरीके से समझाया, और मुझे भी ये थोड़ा सा पढ़ के पता चला कि मैं सोचा था कि चलो एक फ्रूट है हम उसको वैसे भी खा लेते हैं, और अगर उसको शेकर में शेक कर लिया तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा, उसमें हमने कोई ऐड नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो बेसिकली जो खराबी पैदा होती है वो ये है कि वो आपका वो फाइबर को तोड़ के रख देता है और वो फिश नेट नहीं बन सकता। तो ये नुकसान है जिसको हम बड़ा आराम से समझ रहे होते हैं कि जो है अपना हमने तो सिर्फ शेक ही किया है ना। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड है ये सारा, और आप अंदाजा करें कि जितने जो आपके फाइबर्स हैं, जितना रोल इनका, इसको हम इस तरह से समझ लें कि आपके जितने टॉक्सिन्स, क्योंकि आप पेस्टिसाइड्स हम खा रहे हैं, बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो कि पॉइजन है, जैसे हमने डेफिनेशन में कहा, वो हमारे अंदर जा रहे हैं। ठीक है जी, हम कोई प्योर फूड तो ले नहीं रहे, ठीक है जी, जितना अवेलेबल है। तो अल्लाह ताला ने 3 लेयर्स में प्रोटेक्ट किया हुआ है आपको, आपकी गट को, कि वो अंदर जाए ना। तो लेकिन ये है कि हम अगर फाइबर को यहीं पे तोड़ के रख देंगे और उस प्रोटेक्टिव लेयर को, तो फिर क्या होगा कि जो आपके गट माइक्रोबायोम है वो आपको वो अच्छा बेसिकली वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं जिससे म्यूसिन वगैरह और सारी लेयर बनती है जो कि प्रोटेक्टिव है। तो वो जब उनको आप फाइबर ही नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे कि उसको वो गट को खुद खाना शुरू कर देंगे, और जिसकी वजह से लीकी गट सिंड्रोम जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो हो जाता है, और उसके होने की वजह से आपके फिर सारे टॉक्सिन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। थैंक यू मियां साहब, एक्सीलेंट। और अब 2 तरह की आपकी टाइप्स है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है आपके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स हमने दे दी। जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो फिश नेट बनाता है, और ये जो होल्स हैं दे आर प्लग्ड बाय द सॉल्युबल फाइबर्स। ठीक हो गया जी। तो ये दे मेक अ लेयर, तो हम इसको भी तफसील में डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि हमने पहले चारों सवालों का जवाब सेशन नंबर ग्रुप 1 का जो टास्क शीट थी वो हमने मुकम्मल कर ली। ठीक है। और टास्क शीट ऑफ ग्रुप 2 के लिए उमर साहब से दरख्वास्त है, डॉक्टर उमर रशीद साहब से, कि वो ग्रुप 2 की टेस्ट। जी हाँ जी, सॉरी एक रह गया, कौन सा तशरीफ रखे बता दूं। विच पार्ट ऑफ द गट माइक्रोबायोम प्रेफर टू लिव एंड व्हाई? माइक्रोबायोम प्रेफर टू लिव इन जेजुनम। आपकी तमाम माइक्रोबायोम जो है वो जेजुनम में है। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्टमक में और ड्यूडिनम में क्यों नहीं है? एनी आइडिया? स्टमक की पीएच कितनी होती है? 1.5 to 1.5. It is hard for the normal gut flora to live in that hostile environment, acidic environment. Only one microbacterium can survive in that hostile
condition. What's that? H. pylori. सिर्फ H. pylori है जो कि ड्यूडेनम में और स्टमक में रहता है. ड्यूडेनम का जो स्टमक की जो pH है वो 1 to 1.5 है, और ये ड्यूडेनम जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां तक आते आते अभी pH चेंज नहीं हुई, सेम pH है ऑलमोस्ट. इस वजह से ना स्टमक में रह पाते ना ड्यूडेनम में. बाय द वे दे रीच द जेजुनम, नाउ द pH is 7.4. so that becomes a favorable environment for their living. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 का आ गया जवाब. आए सर प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सवाल का पहला पार्ट है कि व्हाट आर मेन फंक्शंस ऑफ फाइबर इन ह्यूमंस. पिछले जो ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस था उससे यही रिलेटेड है. पिछले वाले जो पहला ग्रुप था उसमें भी ये डिस्कस हुआ है. बेसिकली फाइबर्स आर मोस्टली इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट. Only a few are soluble. So it is because of this insolubility or the body's inability to absorb them that give rise to their usefulness. That is, they add bulk, which is passing through our gut, and that gives us the stools which are passed out are composed of a lot of water. So the fibers absorb the large amount of water in the gut, give us a semi-solid stools which are easier to pass. So we do not commonly get constipation. And actually this goes on to the second part of the question. It also relieves constipation by adding or increasing the bulk of the stools. It gives satiety because foods which are rich in fiber, you need to chew them well and it takes time to eat, whereas something like a syrup or milk or which does not contain fiber can be taken very easily and very quickly. Because satiety is also related with the duration of time the person is chewing. If you take a long time eating your food, excuse me, your central system gets a message after some time that I've had enough. So it regulates to some, and obviously it causes, because of that bulk, it causes fullness in the body and tells us that I've had enough. I think we go on to the 3 natural barriers of gut lumen. Starting from the mouth, the oral cavity, which contains saliva, which is alkaline, and those obnoxious things coming into our mouth, which do not survive alkaline atmosphere, they are stopped right here. We go on to the stomach, which has a very low pH, very acidic. Other bacteria and viruses which cannot survive the acidic pH, they are blocked except for a few and killed there. And then in the gut, the lining of the gut secretes a lot of mucus, which forms a barrier, as well as lubricating the passage of food to the gut. So we have these 3 natural barriers in the gut lumen. And that's number 4, leaky gut. When the smooth lining
lubricating lining of gut is damaged by an inflammatory process or something which kills the epithelium or kills the microbiota, then the pores in the gut, which it is normally porous, it absorbs food, it carries it into the blood. The pores become much larger, larger than the normal, and therefore it allows toxins and microbes which cause disease to be absorbed into the blood, which normally our gut would stop. And processed food contains a lot of sweetness, and this causes an inflammatory state in our gut. The inflammatory state causes the pores of the gut to increase their permeability and hence allow the obnoxious material, whatever disease-causing bacteria, other toxins to be absorbed, which should normally not be absorbed in a healthy gut. And thereby, these make us sick. All right? Ji. Thank you very much, sir. अच्छा जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और से कोई आपको आर्गुमेंट है इनके या कोई आपको इसमें एतराज हो या कुछ कोई आप क्वेश्चन करना चाहें उमर साहब से? ठीक है, ओके। दो चीजें करेक्ट कर लें इस सारी गुफ्तगू में बस। नंबर 1, माइक्रोबायोम्स prefer to live in the basic environment, not in the acidic one. तो पहला जो ये था कि सलाइवा में या यहाँ रहना वो प्रेफर करते हैं, यहाँ तो होते ही नहीं, हमने अभी जिक्र किया आपसे, वो तो नीचे डाउन जेजुनम में जाएंगे, तो उनको बेसिक एनवायरनमेंट पसंद है जो कि 7 से ऊपर पीएच। दूसरा उमर साहब ये जो है, अच्छा मैं पहले यहाँ पे ये वाजिया कर दूं कि मकसद एक दूसरे से लर्न करना है, सो डोंट टेक इट एज अ क्रिटिकल व्यू। हमने अपनी यही जो है गलतियां दुरुस्त करनी है, और दिस इज रिमार्केबल। मैं ये समझता हूं कि जो लोग यहाँ पे आके प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मैं उस साइड पे हूं, मैं इतना ज़हीन वाकई नहीं हुआ, एडमिटेड, कि मैं यहाँ आके तो इतनी जल्दी से ये सारा कुछ प्रेजेंट कर दूं। सो नाइस ऑफ यू। नहीं, सीकम में, सॉरी जेजुनम में जी। अच्छा जी, अब जो आपके 2 तरह के माइक्रोबायोम्स हैं, चले यहीं से बात को आगे बढ़ा लेते हैं। 2 तरह के माइक्रोबायोम्स हैं, one are called blackhead microbiome and the others are called whitehead microbiomes. उनकी एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके व्हाइट हेड है उनको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। गुड बैक्टीरिया 2 तरह के हैं, बल्कि 2-3 तरह के हैं। उसकी एग्जांपल्स है, एक लैक्टोबैसिलस है और बैक्टीराइड्स है। ये गुड बैक्टीरिया है, और ये जो गुड बैक्टीरिया है उनको चाहिए जिजनम। लेकिन जो बैड बैक्टीरिया या ब्लैक हेड्स हैं, जैसे आपके ये हो गए क्लोस्ट्रीडिया हो गए, ठीक है जी, ये कहीं भी रह लेते हैं, इनके लिए कोई मसला नहीं है। क्योंकि जो बैड बैक्टीरिया है, क्योंकि आपका जो गट है ना, गट के बारे में ये बात समझ लें, इट इज लाइक अ सीवर। ये सीवरेज पाइप है आपकी बॉडी का। इट इज इनसाइड योर बॉडी येट इट इज आउटसाइड। ये पेट के तो अंदर है लेकिन आपकी बॉडी से बाहर है। ये सीवरेज पाइप है, जैसे कि आपके घर का सीवरेज पाइप होता है। इसके अंदर बैड बैक्टीरिया विल ग्रो वट एवर द एनवायरमेंट इज, ठीक है। जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलरी, वो स्टमक में भी है, ड्यूडिनम में भी है, सीकम में भी है। जितने बैड बैक्टीरिया विच काज डिजीजेस, they can live in any part of the gut. But specifically when I talk about microbiomes, which are the whitehead bacteria, which are the whitehead viruses, whitehead fungi,
ऑल, ये सारे ग्रुप में बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई सारे आते हैं। तो बैक्टीरिया तो हम इनको वैसे कहते हैं, लेकिन सारे इसमें, तो दे प्रेफर टू लिव इन द जेजुनम। उसकी वजह मैंने आपको बता दी और अभी आगे चल के बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों, क्योंकि उनके लिए जो मोस्ट हॉस्पिटेबल प्लेस है वो यही है। मेरा ख्याल है कि अब एक्चुअली अगर आप नेट वगैरह पे अदरवाइज देखें ना, तो जो माइक्रोबायोम्स हैं उनका हैबिटेट को यही बताते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, जी, उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, हाँ जी, and also rectum, part of it in the rectum. But as you said, दे आर we टॉकिंग are- अबाउट बैड बैक्टीरिया। हाँ, but they, They are- but the actual thing is. हाँ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो जो आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया है। जी जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरा ये है कि आपके, अच्छा हम लोग क्यों कहते हैं जी फाइबर ज्यादा खाएं? यहाँ पे जो खवातीन गायनी की प्रैक्टिस करती हैं, तो आप अपने जो प्रेग्नेंट खवातीन है उनको आप ये कहती हैं कि ज्यादा खाओ, ये खाओ वो, क्योंकि अब ये 2 जानों का मामला है, ठीक है ना जी। दूसरी जान जो बच्चा है पेट के अंदर। सो हियर इज अ क्वेश्चन, हाउ मेनी सेल्स आर इन द बॉडी ऑफ एन एवरेज पर्सन फ्रॉम हेड टू टो? कितने सेल्स होते हैं टोटल नंबर, एनी आइडिया जी? 6? नो, एनी अदर आइडिया? Any other idea? There are 10 trillion cells from head to toe. 10 trillion. And how many bacteria are in the body? Huh? 100 trillion. So each one of us is a big bag of bacteria. ये जो हम इतराते फिरते हैं ना, our bacteria outnumber our total cells by 1 to 10. 10 fold ज्यादा है, 100 trillion. So you eat the fiber in 100 trillion जानों के लिए आपको खाना है। यहाँ पे 100 ट्रिलियन जानों के लिए आपने खाना है जी जी जी। इसमें थोड़ा सा जो देखने वाली चीज है, बंदा सोचता है कि 10 ट्रिलियन तो ह्यूमन सेल्स हैं और वो 100 ट्रिलियन है, तो इसमें फर्क ये है कि जो ह्यूमन सेल्स हैं वो बड़े होते हैं और जो ये माइक्रोबायोटा है ये बहुत छोटे होते हैं। लेकिन नंबर वाइज दे आउट नंबर 1 to 10, ठीक है। सो ईच वन ऑफ अस इज अ बिग बैग ऑफ बैक्टीरिया विद लेग्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये 2 चीजें थी जो हमने करेक्ट करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 1 था कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ फाइबर इन द ह्यूमंस, और क्वेश्चन नंबर 3 था कैन यू नेम 3 नेचुरल बैरियर्स ऑफ द गट ल्यूमन। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम पहले लेंगे, उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1 को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। दीज आर द 3 नेचुरल इंटेस्टाइनल बैरियर्स। नंबर 1 इज द फिजिकल बैरियर, जो कि म्यूसिन लेयर है, मियां साहब ने बताई, which lines all the intestinal cells and keeps the junk where it belongs. ये उस पाइप के अंदर, सीवरेज के अंदर ही, ताकि आपका जो गंदमंद है वो उधर ही पड़ा रहे। तो ये फिजिकल बैरियर है जो कि म्यूसिन लेयर होती है। उसके बाद सेकंड है बायोकेमिकल बैरियर। दीज आर द टाइट जंक्शंस। ऑल ऑफ योर सेल्स इन द गट, they are approximated to each other like these tight junctions. These are tight, ऐसे फंसे होते हैं। तो सर गट पोरस नहीं होता, पोरस हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। They are tightly, this much tightness. They are approximated to each junction, so keep each of the cells approximated so junk cannot get through. और ये जो टाइट जंक्शंस हैं, ये टाइट किस वजह से है? दे आर ड्यू टू सर्टेन प्रोटीन्स, और उनमें से एक बड़ी ही अहम प्रोटीन है जिसका नाम है ज़ोन्यूलिन। नाम सुना है कभी आपने? मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं जिनकी वजह से ये टाइट जंक्शंस कायम है। उनमें से ये सबसे अहम प्रोटीन है विच इज कॉल्ड ज़ोन्यूलिन। ये वो प्रोटीन है जो सीलिएक डिजीज में खराब हो जाती है। जब ये सीलिएक डिजीज के अंदर ये
इसका माल फंक्शन होता है तो ये टाइट जंक्शन लूज हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपके पेशेंट को सीलिएक डिजीज की तमाम प्रॉब्लम्स हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ प्रोटीन्स बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ज़ोन्युलिन। तो ये था जी बायोकेमिकल बैरियर। उसके बाद अगला थर्ड बैरियर है जी इम्यूनोलॉजिकल बैरियर, टू किल ऑफ एनी इन्वेडर दैट माइट वेंचर थ्रू द बैरियर एंड ट्राई टू गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये वायरसेस वगैरह को रोकने के लिए थर्ड बैरियर, ये 3 बैरियर है। और चौथा बैरियर आपका फाइबर, जो मियां साहब ने बताया, जो हम फिश नेट बनाते हैं, चौथा बैरियर वो है। तो हम एक ऐड करते हैं, नेचर को हेल्प करते हैं, चौथा बैरियर हम खुद बनाते हैं। और जब हम जो दोनों बहुत सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर जो मिलके एक अंदर वाली साइड पे एक लेयर बनाते हैं वाइट, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखना चाहें तो हमें बिल्कुल वो वाज़ेह एक वाइट कोटिंग जेली नजर आएगी जो कि फोर्थ बैरियर के तौर पे काम करेगी। तो इस तरह से आपका गट इतना इंपॉर्टेंट है। और अगर सपोज ये गट बैरियर हट जाए, जिसे लीकी गट बड़ा अच्छा खूबसूरती से उमर साहब ने डिस्क्राइब किया, तो फिर क्या होगा? फिर सारा कुछ जो है माइक्रोबायोटा जाएंगे सारी। आपके घर के सीवरेज में अगर कोई सुराख हो जाए तो घर में शदीद बदबू पैदा होती है। अगर कहीं से पाइप फट के बाहर आ रहा है तो जरासीम आपके घर के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इससे जो आजकल जो बहुत मोस्ट कॉमन है, अच्छा मजेदारी की बात यह है कि इन सब बातों के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने दवा बना दी है, ठीक है, लेकिन बेसिक्स ये हैं जो हम आज आपको बता रहे हैं। तो जब आपका लीकी गट हो जाता है, ये तमाम बैक्टीरियाज और ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं, तो क्या क्या हो सकता है? एनी आइडिया कौन कौन सी बीमारियां में लग सकती हैं जी? सेप्सिस, वेरी गुड। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गोली बनी हुई है उसकी, ठीक है जी। उसके अलावा और क्या होता है इसके अलावा? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ठीक हो गया जी। और लीकी गट, अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह, ये जो है ना ऑटोइम्यून है, ये नहीं, ठीक हो गया जी। तो ये होगा एंड दिस इज कॉल्ड लीकी गट, कि आपका गट लीक कर गया और वो सारी चीजें आपकी उसके अंदर जाना शुरू हो गई। तो ये 3 इंटेस्टाइनल बैरियर्स जो थे 3, और चौथा हम फाइबर के साथ खुद जनरेट कर लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमने जवाब दे दिया जी। मेन फंक्शंस ऑफ फाइबर इन ह्यूमन अभी ये नहीं दिया जी। 3 नेचुरल बैरियर्स हमने बैरियर्स कर लिया, हमने लीकी गट कर लिया, 3 और 4 कर लिया। और प्रोसेस फूड कैसे करता है वो हमने पिछली दफा देख ही लिया था कि वो आपके गट के अंदर, चूंकि उसके अंदर फाइबरलेस फूड होता है, फाइबर होता ही नहीं है, इसलिए आप ये बना नहीं पाते। जब हम ये फंक्शन डिस्कस करेंगे अभी सारे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा इस पार्ट का। सो नहीं, फर्स्ट और सेकंड आप हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। फाइबर सिंगल हैंडेडली प्रोटेक्ट्स द लिवर एंड फीड्स द गट इन 6 डिफरेंट वेज, जो मियां साहब ने बताए थे। 6 तरीकों से फाइबर जो है ना, जो हमने शुरू में एक बनाया था कि प्रोटेक्ट द लिवर एंड फीड द गट, उसको सिर्फ फाइबर इन दोनों चीजों को कैसे पूरा करता है? पहला काम क्या करता है? इम्पेनिट्रेबल सेकेंडरी बैरियर, जो भी मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ, ठीक है जी। और वाइटिश लेयर बन जाती है विच कैन बी सीन ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक हो गया जी, ये हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड, जब ये बैरियर बन जाएगा, इट विल रिड्यूस द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्ब्स, जो एकदम से स्पाइक जाती है उसको रोक लेगा। बिकॉज अगर आपकी एब्जॉर्प्शन कार्ब्स की तेज होती है, दैट विल गो टू द लिवर वाया पोर्टल वेन, liver becomes fatty. When livers become fatty, you end up with the fatty liver disease and dysfunctional liver. In order to make that dysfunctional liver functional, your pancreas has to release more insulin. That leads to hyperinsulinemia. And that hyperinsulinemia is the cause of all the modern day metabolic diseases. तो ये प्रोसेस गट से शुरू होता है। तो आपके साथ जब आप फाइबर लेंगे, अब यहां पे क्वेश्चन ये आएगा
जी अच्छा जी। जब आपकी ये फैटी जो हम सॉल्युबल फाइबर लेयर बना देते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के साथ एक व्हाइटिश लेयर बनाते हैं, अगर ये लेयर ना बने और आपका गट लीकी हो ड्यू टू द प्रोसेस फूड, जंक, कोका कोला, पेप्सीज एंड ऑल दैट, तो जो आप फ्रूट्स लेंगे, जो आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, दैट विल गेट इनटू योर सर्कुलेशन वेरी फास्ट, क्योंकि बैरियर हट गया ना, तो गट में से उनकी एब्जॉर्प्शन तेज हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन जब कार्बोहाइड्रेट्स की तेज होती है तो कार्ब्स कहां जाते हैं? दे गो इनटू द लिवर वाया पोर्टल सर्कुलेशन। जब लिवर के अंदर गए तो वहां पे हो गया फैटी लिवर। जब फैटी लिवर हो गया तो लिवर ने सेंस करना छोड़ दिया इंसुलिन को, यानी वहां पे आपकी जो ओवरनाइट सर्ज है वो बढ़ गई, इंसुलिन को अब सेंस नहीं कर रहा। जब वो इंसुलिन को सेंस नहीं कर रहा तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए पेंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाएगा, क्योंकि लिवर इज द ऑर्गन इन द बॉडी विच ओनली सेंसेस इंसुलिन। आपका ग्लूकोज 500 हो जाए, 600 हो जाए, हाई इंडेक्स में चला जाए, लिवर इसके अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा। लिवर सिर्फ इंसुलिन को सेंस करता है। ज्यादा इंसुलिन आएगी इट विल वर्क बेटर, या नॉर्मल इंसुलिन आएगी तो वर्क बेटर। इंसुलिन लो होगी तो ये जितनी फैट है वो आपकी लिवर के अंदर, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट विल बी स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ फैट, फैटी लिवर। तो इस तरह से ये सारी कास्केड चलती है। और उधर से जब इंसुलिन ज्यादा बनेगी लिवर को जगाने के लिए तो हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाएगा। हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाएगा तो यही तो हम पढ़ रहे हैं कि इंसुलिन के साथ जो सारी मेटाबॉलिक डिजीजेज है। एक दूसरा जो है वो अब्जॉर्ब हुआ वहां से और वो ट्यूशन जाके पैंक्रियास को भी किया, यानी कि आप दो जगह पे इंसुलिन जो है वो उसको लड़ाई करना पड़ेगा। नहीं, सारा जो कुछ भी जाना है लिवर के अंदर वो तो गट के थ्रू ही जाना है ना, हमने मुंह के जरिए लेना है। हाँ, लेकिन जब आप देखें अब्जॉर्प्शन को आप ब्लड स्ट्रीम में करना है, ग्लूकोज को ऊपर से भी करना जी बिल्कुल है, उसमें भी जाएगा। जब ऊपर से जाएगा तो फिर पैंक्रियास है वो जो एक्सेसिव कार्ब, सुन लेना, जो पिछली दफा हमने पढ़ा था वो आप शायद थोड़ा सा उसको मैं रिकॉल कर दूं। कार्ब्स या जो हम चीनी लेते हैं, चलो हम चीनी की बात कर लेते हैं, सुक्रोज की 50% कार्बोहाइड्रेट, सॉरी 50% फ्रुक्टोज है, 50% ग्लूकोज है। ग्लूकोज तो हर सेल को चाहिए, वो तो उसने यूज कर लिया। फ्रुक्टोज का जो कंपोनेंट है ना वो सिर्फ लिवर में जाता है। वैसे ही जाने ही टोटल वे में है, वो तो जाने ही लिवर में, जाने लिवर में है क्योंकि ग्लूट5 का वहां पे रिसेप्टर है। हाँ जी, इसलिए जब हम लीकी गट होगी तो फिर उसको दो जगह पे काम करना पड़ेगा, यानी कि वो सेंटर को भी, एक तो वो पैंक्रियास से भी इंसुलिन रिलीज करे और नॉर्मल जो ग्लूकोज अब्सॉर्ब हो रहा है ताकि वो अपने ट्रांसपोर्टेशन करे। दूसरा ये कि प्लस उसको ये लिवर के लिए भी काम करना पड़ेगा कि भाई इंसुलिन दोनों आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन दोनों सूरतों में बर्डन सारा पैंक्रियाज पे आना है, बीटा सेल पे आना है। हाँ जी, इस वजह से उसको ज्यादा है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यू आर टेलिंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे। चलें जी आगे चलते हैं जी। तीसरा काम क्या है, जो कि पहले बात हुई, पुशेस द फूड फास्टर थ्रू द इंटेस्टाइन। जितने भी बल्क फार्मिंग लेक्सेटिव, आपको याद अगर फार्माकोलॉजी हो तो बल्क फार्मिंग लेक्सेटिव हम पढ़ते थे, मकसूद चीमा साहब में पढ़ाया करते थे। तो पुशेस फूड फास्टर थ्रू द इंटेस्टाइन बाय मेकिंग इट ग्रीजी, और फिर जो है वो फाइबर जो है पीछे से धक्का लगा रहा होता है तो आपके फूड को तेजी से आगे लेकर के जा रहा होता है। अच्छा, अब ये फूड जब इसको धक्का लगता है, फूड को स्टमक से, जब आपके मुंह से लेके स्टमक तक, और फिर इसको जब आपको धक्का लगता है तो ये आगे जाता है कट में। ठीक है जी, बाय द टाइम इट रीचेस, अपनी मंजिल पे पहुंचता है, वो कौन सी मंजिल है? जेजुनम। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 22 फुट, 22 फीट। स्मॉल इंटेस्टाइन में 22 फीट इस फूड को ट्रेवल करना है, और अगर पीछे फाइबर है तो वो इसको धकेलता हुआ अपने साथ लेता चला जाएगा और धकेलता धकेलता इसको ले आएगा जेजुनम में। लेकिन उससे पहले जब हमने फाइब्रस फूड मैदे में डाला था
तो फाइबरस फूड की वजह से मैदे के अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं दे आर एक्टिवेटेड विच आर कॉल्ड मैकेनो रिसेप्टर स्ट्रेच, और उसके साथ आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है। जो फूड आप फाइबर के साथ खाते हैं तो पहली जो आपको स्टाइटी है वो तो स्टमक में मिल गई ना, और फिर फाइबर उसको धकेलता हुआ ले गया जेजुनम तक, और जेजुनम वो पार्ट है जहां से स्टाइटी हार्मोन पेप्टाइड वाई रिलीज होता है, जो कि पिछली दफा हमने डिस्कस किया था। दिस इज द स्टाइटी हार्मोन, ठीक है। अब यहां पे एक कैश पॉइंट है, इसको बड़े गौर से समझ लें। वो माएँ जिनके बच्चों को भूख बहुत ज्यादा लगती है, आप अपने बच्चे को जब खाना खिला लेना तो अगला पोर्शन आपने आधे घंटे से 20 मिनट से आधा घंटा वेट करना है। अगर वो वापस आता है, अगर आपका बच्चा लेप्टिन रेजिस्टेंट है जैसे मैंने बताया, तो उसको 15-20 मिनट बाद भूख लग जानी है, ठीक है। अभी वो जूस का गिलास पी के गया है, 10 मिनट बाद आ जाएगा मामा खाने के लिए कुछ नहीं। अगर आप 20 मिनट से लेके आधा घंटा इंतजार कर लें तो उस 20 मिनट से आधे घंटे में फूड आपकी जेजुनम में पहुंच जाता है और वहां पे पेप्टाइड वाई रिलीज हो जाता है। 20 मिनट वेट कर लें तो वो हंगर खत्म हो जाएगी। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 20 मिनट लगेंगे उसको 22 फुट का फासला तय करने के लिए, और जब वो 22 फुट का फासला तय करके 20 मिनट बाद यहां पहुंचेगा तो साथ ही पेप्टाइड वाई रिलीज हो जाएगा, स्टाइटी हो जाएगी। ठीक है जी, मेक सेंस? एक प्रैक्टिकल पॉइंट में छोटा सा जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वो ले ले, एक मिनट यार, वो आपस माइक, यार ये तो मेरे पास है ना, जो मैंने ऑडियंस माइक दिया था, क्योंकि हमारे जो दोस्त ऑनलाइन है वो कहते हैं जी हमें क्वेश्चंस की समझ नहीं आती, तो ये सर इसमें ऑन कर लीजिए। ठीक ठीक। एक प्रैक्टिकल जो मैं टिप अपने पेशेंट्स को देता हूँ, अक्सर हमारे यहाँ रिवाज है कि जैसे स्पोल का छिलका एज ए फाइबर एडवाइस किया जाता है, कहते हैं सुबह सुबह ले लें, खाली पेट ले लें। अब वो छिलका अलहदा मूव करता रहता है, खाना अलहदा मूव करता रहता है। तो इसका हमेशा तरीका ये होता है कि रात का जैसे खाना है तो मैं उन्हें एडवाइस करता हूँ कि रात के खाने के बाद थोड़ी सी दही में, विच इज ए प्रोबायोटिक रिच फूड, उसके अंदर एक बड़ा चमचा स्पोल के छिलके का डालें। अगर आप को इस तरह अलहदा से नहीं ले सकते, थोड़ा सा शहद भी बीच में डाल लें। और ये काम खराब है। हाँ नहीं, ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, वैसे नॉर्मली मैं कहता हूँ कि अवॉइड करें। तो ये जब इसको अवॉइड ही करें, ये फ्रुक्टोज है जी, ये हमारे कॉन्सेप्ट के खिलाफ, ये हमारे कोर्स के खिलाफ है, अच्छा चले जी, यानी ये हम में से है ही नहीं। लेकिन ये हमारे अकीदे के मुताबिक है। बहरहाल सर अकीदा और साइंस जरा अलग प्लीज। अच्छा नहीं, मकसद कहने का ये था कि जब आप उसे खाने के साथ खाते हैं ना तो सुबह बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, अब वही आपकी जो थ्योरी है ना कि इसको प्रोपेल करके ले जाता जी है, तो ये आप एडवाइस इस तरह किया कि प्रोपेल करने के अलावा पेप्टाइड वाई। और दूसरा मेरा ये आपसे क्वेश्चन था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर वगैरह, इसका तो चलो है कि वो स्लो हो जाती है एब्जॉर्प्शन, व्हाट अबाउट फैट्स? जब फैट लेते हैं, क्योंकि जो चाइटन और इस तरह की चीजें हैं, ये फैट की एब्जॉर्प्शन को भी इंटरफेयर करती है, फैट भी डाइजेस्ट हमारी कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो है उसको मीट कर जाती है। फिर वही सवाल है, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेज किया। जब आपके 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, व्हेन दे स्टे फॉर द लॉन्गर टाइम इन योर गट, लीकी गट नहीं है, तो जो आपका फाइबर है, सॉरी जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में 15 से 20% कार्बोहाइड्रेट तो आपका गट वैसे ही निकाल देगा भाई, ड्यू टू फाइबर, क्योंकि फाइबर ने उसको बांध के रखा हुआ है। तो आपका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, जो गट का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, 15 से 20% आपका कार्बोहाइड्रेट एक्सपेल्स आउट थ्रू योर फीसिस, तो ये उसका फायदा हो गया। सेम इज द केस विद योर फैट, जो हमने ऑर्ली स्टेट से भी हम यही काम लेते हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। आगे चलते हैं जी। फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, ये क्या बनाते हैं जी? शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स 3 है हमारे, ब्यूटीरेट, एसीटेट एंड प्रोपियोनेट। ये बनाता है सोलुबल फाइबर, जो सोलुबल फाइबर है, जो कि होल्स को प्लग करने वाला है, इनसॉल्युबल नहीं। तो ये जो 3 फाइबर है,
सॉरी ये जो 3 हमने बनाए शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, तो ये हमें 2 प्रॉब्लम से बचा लेते हैं जी। ठीक है जी, एक अल्जाइमर डिजीज और एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है जी, जी कॉल करें, आप कैसे बचाते हैं सर? रखें इनको, क्वेश्चन को रखें, बताते हैं, अभी आपको बताते हैं। ठीक हो गया जी, आपको इसका जवाब मैं अभी दूंगा। अच्छा जी, insoluble fiber acts as a mild abrasive in the lumen of the colon। जो insoluble था, जिसने फिश नेट बनाया था, वो माइल्ड स्कब इसका या रेगमाल का काम करता है। इनसॉल्युबल है ना, तो वो तमाम डेड सेल्स या वो सेल्स जो के कोलन कैंसर का बायस बन जाते हैं, उनको स्क्रब कर देता है आपकी बॉडी से। सो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कोलन कैंसर। ठीक हो गया जी, तो ये 6 काम है जो कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर करते हैं। अगर हम सिर्फ सॉल्युबल फाइबर लेते हैं, ठीक है जी, सॉल्युबल फाइबर अकेला कहां से आता है? जूसेस से। ठीक है जी, जिसके हम बहुत शौकीन है, उसमें इनसॉल्युबल फाइबर नहीं है, जूस के अंदर सिर्फ सॉल्युबल फाइबर है। अगर हम सिर्फ सॉल्युबल फाइबर लेंगे तो ये 2 काम होंगे फास्टर। ये तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये पहले 2 तो तब होंगे ना जब दोनों होंगे। फिशनेट तो तब बनेगा, ग्लाइसेमिक एक्सकर्शन और लेयर तो तब बनेगी। तो अगर हम सिर्फ सॉल्युबल फाइबर लेंगे तो 2 काम होंगे, फास्टर पुशिंग ऑफ द फूड और फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ठीक है जी, टू सम एक्सटेंट स्टाइटी भी होगी इसमें, लेकिन ये 2 मेन काम होंगे। अगर हम इनसॉल्युबल फाइबर लेंगे तो 2 और हो जाएंगे, अकेला अगर लेंगे। प्रोवाइड स्टाइटी एंड माइल्ड कोलन अब्रेसिव। अगर ये हमारे यहाँ इनसॉल्युबल नहीं है तो ये 2 काम नहीं होंगे। अगर 6 के 6 काम लेने हैं तो फिर यूज बोथ। बात समझ आ गई जी? जूस के साथ आपको सिर्फ ये 2 मिलेंगे। पहली बात तो ये समझ लें कि किसी भी एनिमल ओरिजिन फूड के अंदर फाइबर नहीं होता। ये प्लांट बेस्ड, हमने डेफिनेशन शुरू में क्या की है, तो एनिमल फूड के अंदर, ऑल दो इट इज कॉन्ट्ररी टू मेनी ऑफ द एक्सपर्ट्स, वो कहते हैं जी होता है, लेकिन नहीं होता। गर्चे है मगर नहीं है। ठीक है, अब बात हुई प्रोबायोटिक की और प्रीबायोटिक की। ठीक है जी, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक? और ये यहाँ पे, अब चूंकि पिछली दफा हमारे यहाँ प्रोबायोटिक पे भी लेक्चर हुआ और जगह जगह लेक्चर्स हो रहे हैं। ठीक है जी, आइए जरा आज इनको डिसेक्ट करते हैं, इनकी डिसेक्शन करते हैं। कैन एनीबॉडी डिफाइन मी फॉर मी द प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक? डिफरेंस क्या है बेसिकली? प्रो मीन हेल्प करने वाला, ठीक है जी। प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक बेसिकली लाइव कल्चर्स मीडियम होते हैं। ठीक है जी, मियां साहब बहुत गौरतलब बात है, लाइव कल्चर्स होते हैं। ठीक है जी, लाइव कल्चर्स का मतलब ये है कि आप एक दफा लें तो चूंकि वो लाइव है, दे गो इनटू योर गट एंड दे मस्ट सेट अप अ शॉप ओवर देयर। वहां वो अपनी दुकान खोल लें क्योंकि लाइव है ना, एंड दे रेप्लिकेट फर्दर। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा प्रोबायोटिक है या कोई किसी कंपनी ने बताया जो सिर्फ जिंदगी में एक दफा पीना हो और बाकी काम आगे खुद चलते जाए? प्रोबायोटिक आर द लाइव कल्चर्स। तो लाइव कल्चर जब गट में चले गए तो फिर उनको वहां रह के आगे खुद ही फ्लरिश करना चाहिए, फिर मजीद देने की क्यों बार बार जरूरत पड़ती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, उसकी वजह यह है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है दैट इज सो इनहॉस्पिटेबल, सो इनहॉस्पिटेबल ड्यू टू योर प्रोसेस फूड, कि आपके जो गुड माइक्रोबैक्टीरिया है वो उसमें जिंदा नहीं रह पाते, और वो तभी जिंदा रहेंगे
जब उनको प्रोबायोटिक की बजाय प्रीबायोटिक मिलेगा। एंड द ओनली नेचुरल प्रीबायोटिक इज वन वर्ड फाइबर। अगर आपके गट माइक्रोबायोम को फाइबर मिलता जाए तो वो जिंदा रहेंगे, उनकी खुराक मिल रही है, आपको प्रोबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यू नीड प्रीबायोटिक इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, नॉट द प्रोबायोटिक। या तो प्रोबायोटिक है, वो लाइव कल्चर है, एक दफा लिया बस ठीक है, उसके बाद वो चलता जाए, लेकिन चल सकता नहीं, इसलिए बार बार लेना पड़ेगा। सवाल ये है कि वो मरे क्यों, हमें प्रोबायोटिक जो देनी पड़ी मरे क्यों, क्यों मरे वो, उनको फीड ही नहीं मिल रही। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि हमारे जितने भी पुराने प्रोफेसर थे वो हमें जब भी एंटीबायोटिक देते तो साथ मल्टीविटामिन देते थे। व्हाट वाज द साइंस बिहाइंड? हैं? सिंथेसाइज करता है बी कॉम्प्लेक्स और दूसरे विटामिन, वो क्योंकि एंटीबायोटिक्स उनको भी खत्म कर देता है, तो उसको सप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब अगर हम मिसाल के तौर पे विटामिन, अब हम एंटीबायोटिक नहीं लेते, हम बड़े समझदार हो गए हैं जी, डॉक्टर हमें सुबह शाम जी एंटीबायोटिक नहीं लेनी, एंटीबायोटिक नहीं लेनी, ठीक है जी, नहीं लेते, लेकिन उसके बावजूद आपको एंटीबायोटिक मिल रही है, वो कहां से आ रही है? कैफो, वो लोग जो पोल्ट्री से, वो लोग जो फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता है, वो समझते हैं कि ये केफो क्या है, और जो नहीं समझते उनका हम आज बता रहे हैं। आपके यहाँ जितनी भी ग्रेजिंग हो रही है, जितने भी आपके ये जो भी बकरे, छतरे, गाय, ये सारे, दे आर रेज्ड ऑन दिस फीडिंग प्रोसीजर विच इज confined एनिमल फीडिंग ऑपरेशन, केफो, confined एनिमल फीडिंग ऑपरेशन, confined, इन सब को बाड़ों में रखते हैं, ठीक है। मुर्गियों के फ्लॉक, अगर आप कभी किसी पोल्ट्री फार्म में जाएं तो इतने सी जगह के ऊपर हजारों मुर्गियां एक दूसरे के अंदर धसी होती हैं, देखिए आपने, दे आर कन्फाइंड। हम ऑर्गेनिक गोश्त क्यों मांगते हैं, उसको छोड़ा होता है, वो कन्फाइंड नहीं है, वो जगह जगह फिर रही है, एक दूसरे के करीब नहीं है, गौर किया। लेकिन जो आपकी इंडस्ट्री है वो इस ऑपरेशन पे काम करती है, कन्फाइंड एनिमल फीडिंग ऑपरेशन, उन्होंने एक जगह कन्फाइन किया हुआ है। जब वो एक जगह कन्फाइन हो गए, अगर आप जैसे अभी ये सारे यहाँ पे इस तरह मिलकर बैठे हुए हैं, क्यों हम वायरल इन्फेक्शन में एक दूसरे से दूर करते हैं, एक दूसरे के करीब रहेंगे तो इन्फेक्शन कैच करेंगे। मेरे एक दोस्त के पास पोल्ट्री फार्म था, तो मैं जाता था, उसका डॉक्टर और 6 बंदे टकाटक टीके लगा रहे हैं जी, 4-6 मुर्गियां मर गई हैं अगर फ्लॉक में, इसका मतलब है कि अब वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गई है। आप नहीं भी एंटीबायोटिक ले रहे तो आपको रोजाना यहां से मिल रही हैं, ये पोल्ट्री से भी मिल रही हैं आपको, बड़े गोश्त से, छोटे गोश्त से, हर जगह से आपको, क्योंकि हर जितने बड़े बड़े फूड इंडस्ट्रीज हैं जिनके फार्म हाउसेज हैं, उन्होंने डॉक्टर रखे हुए हैं जो सुबह शाम उनको एंटीबायोटिक लगा रहे हैं। ठीक हो गया जी। सर उसकी वजह कन्फाइंड इसलिए कि जगह कम चाहिए, जगह कम चाहिए, तो उसको फिराने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी पैलियां चाहिए, जंगल खुला चाहिए जिसमें वो दूर दूर फिरे, कन्फाइंड रखना पड़ता है एक जगह पे, जगह नहीं है। कुकिंग करते हैं तो ये खत्म नहीं हो जाती है एंटीबायोटिक सर लेकिन इसके अंदर और भी तो है ना, वायरसेस भी हैं, फंजाई भी हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हीट रेजिस्टेंट है, बेशुमार चीजें हैं। चलें ग्रुप 3 में जी अब आ जाइए, मेरा ख्याल है कि अब हमारा ये ग्रुप मुकम्मल हो गया जी। ग्रुप 2 लीकी गट की बात हो गई, नेचुरल वेरिएंट्स की बात हो गई, स्टाइटी और लीव्स कॉन्स्टिपेशन इसकी बात हो गई, मैकेनिज्म हमने बता दिया, मेन फंक्शन बता दिए। टास्क 3 रंधावा साहब आ जाइए प्लीज जी। किससे?
बता दीजिए, मुझे नहीं पता। TMR हाँ जी, हाँ जी, वो जा रहा है उनकी फीडिंग में। जी जी जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। Bismillahirrahmanirrahim. What happens to fiber when you make smoothies in a blender? ये भी हमने पढ़ा है कि जब हम ये फाइबर को स्मूथीज में बनाते हैं तो उसका जो फाइबर ब्रेक डाउन हो जाता है, उस ब्रेक डाउन की वजह से वो जो फिश नेट इफेक्ट जो होता है वो नहीं आता। If sugar is addictive, why don't get withdrawal symptoms when we quit it? अच्छा, ये मैं थोड़ा सा ये बता दूं नवाज साहब कि ये क्वेश्चन था, मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन होंगे दोस्त, मैंने ये इसलिए ऐड किया था कि ग्रुप में डिस्कस हो जाए। ये क्वेश्चन हमें ऑनलाइन मिला था, जो आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मैंने पिछली दफा बड़ा जोर दिया था कि शुगर इज एडिक्टिव। तो हमारे एक दोस्त है KP के से डॉक्टर साहब, उन्होंने, वो हमारे रेगुलर लिसनर है और अभी भी इंशाल्लाह वो होंगे, उनको इसका जवाब मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दिया है। उन्होंने कहा जी कि आप कहते हैं शुगर इज एडिक्टिव, why we don't get withdrawal symptoms when we quit it? जब हम इसको छोड़ते हैं, अगर ये एडिक्टिव है तो फिर विथड्रॉल सिम्टम्स क्यों नहीं आती, जो कि किसी भी एडिक्टिव को छोड़ने से आती है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, सो आई पुट दैट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ये वैसे विड्रॉल होता है, अगर आप होता है वो मांगते फिरते हैं, कुछ ला के दो, कुछ दो, इरिटेटिव बिहेवियर हो जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, उनके नॉर्मल पैटर्न पे नहीं चलते वो मांग नहीं नहीं, वो नहीं होता, स्मूथ होते हैं, दे आर बिट स्मूथ, थोड़े स्मूथ होते हैं, लेकिन दे आर लुकिंग फॉर स्वीट्स, दे आर लुकिंग फॉर स्वीट्स, दे आर लुकिंग फॉर। What is the daily dietary allowance of fiber as recommended by FDA and what are we getting at? 58 grams. 58 ग्राम से अपनी एक अप्रूवल है। कितनी है? 25 to 35। हम कितना यूज कर रहे होंगे आपने? 3 to 4 grams। ठीक हो गया, फिर आगे। Why food companies remove the fiber from the processed food? Because the fiber cannot be stored. Yes, very good. ठीक हो गया। They don't use fiber in processed food. They can't store it. ठीक हो गया। देखिए, बड़ा जो समुद्री जा रहे हैं और अगले 15 मिनट में हम खत्म कर देंगे। आज हमने तकरीबन सवा घंटे में अपना ये सेशन मुकम्मल किया। अच्छा जी, पहला सभी व्हाट हैपेंस टू फाइबर व्हेन वी मेक स्मूदीज इन द ब्लेंडर। मियां साहब ने जैसे बताया, जब आप स्मूदीज बनाते हैं ब्लेंडर में, तो उसका जो सॉल्युबल फाइबर, जो फिश नेट बनाता है, आपका जो ब्लेड है वो उसको इस तरह से काट देता है जैसे आप कैंची लेके किसी जाल को काटते हैं। 100 कैंचियां लें और जाल को काट दें, जब जाल ही कट गया तो वो फिश नेट अब मछली तो नहीं पकड़ सकेगा, नहीं जाल ही कट गया। हाँ। और जब वो जाल ही कट गया तो वो जो ग्लोब्यूल्स जिसने आके प्लग करना था वो भी गए, तो आपने उसको बिल्कुल स्मदर कर दिया, आपने उसकी तबाही भेड़ दी। वो जो पिछली दफा भी एक क्वेश्चन मेरा डॉक्टर जरीना मुफ्ती ने किया था, शायद किसने किया था, हाँ जी। तो अब आपको ये पता चला है जी, जो मिल्क शेक आप बड़े शौक से पीते हैं फ्रूट डाल के, तो ये आपके जो इनसॉल्युबल फाइबर है उसको काट के रख देते हैं। क्या हमारा तीन नेचुरल बैरियर तो हमने बताया ना जो बॉडी में खुद है। हाँ, नहीं, फाइबर होगा तो बनेगा। फाइबर अगर खुराक में होगा तो बनेगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ आवर फूड इज नाउ फाइबरलेस फूड ड्यू टू द फास्ट फूड्स, ड्यू टू द कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन, तो ये ड्यू टू द हाई फ्रुक्टोज कंजम्पशन। हम धड़ाधड़ जूस पी रहे होते हैं जो कि सिर्फ इनसॉल्युबल फाइबर दे रहा है, सॉरी सॉल्युबल फाइबर दे रहा है, इनसॉल्युबल दे ही नहीं रहा। तो जब हम इस फ्रूट को एज ए होल खाते हैं तो हमें दोनों फाइबर मिल गए, फिश नेट मुकम्मल हो गया। तो ये जब आप फाइबर को नेचुरल वे से खाएंगे तो फिर वो किस तरह आएगा?
अगर आप उसको ब्लेंड करके या उसको उसमें डाल के बनाएंगे तो फिर वो आपने टूट दिया, फिर वो फिश नेट नहीं बना सकते। कैसे बनेगा? नहीं नहीं, उसमें ब्रेक नहीं होना, उसमें ब्रेक नहीं होना, वो डिसइंटीग्रेट नो, सिर्फ उसके साथ स्मूथनिंग। वो आपने ग्राइंडर जब चलाया है ना, आपने सब कुछ ब्लेंड कर दिया है, हाई स्पीड पे होता है। ठीक है ना जी। चबाने से वो चीज नहीं आएगी। कितनी आप एक निगलने से पहले कितनी देर चबाते हैं बताइए? कितने सेकंड? एक मिनट भी नहीं, दो कहाँ सेकंड, मिनट की? 10 सेकंड, 10 उससे कुछ नहीं होता। और वो जो है वो ग्राइंडर ब्लेड्स के साथ वहाँ वो शेयर कर देता है। शेयर का। चले जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब वही मैं दोबारा ले आया हूं।